मुंबई एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं, जिसकी रफ्तार इतनी तेज है कि इंसान अपनी परछाई भी पीछे छोड़ देता है। जहां एक तरफ सपनों का समंदर है तो दूसरी तरफ खौफ की लहरें। आज जिस मुंबई की चमक दमक दुनिया भर को खींच लाती है, एक वक्त ऐसा भी था जब इस रोशनी के नीचे अंधेरे का एक अलग ही साम्राज्य पल रहा था। एक ऐसा दौर जब बंदूक की आवाजें समंदर की लहरों से टकराती थीं और डर हवा में घुला रहता था। लेकिन उसी दौर में एक नाम था जो सबसे अलग था। वो न गोली चलाता था, न किसी की जान लेता था, न जुबान ऊंची करता था, न कभी किसी गरीब को तकलीफ देता था। फिर भी उसका नाम सुनते ही बड़े बड़े गैंगस्टर तक सांसें रोक लेते थे। करीम लाला, वरदराजन मुदलियार और यहां तक कि दाऊद इब्राहिम सब उसकी इजाजत के बिना कुछ नहीं करते थे। यह समंदर मेरा है और जो इसमें उतरेगा उसे पहले मुझसे मिलना होगा। यह कोई फिल्मी डायलॉग नहीं था, यह उसकी सोच थी और यह सोच ही थी जिसने उसे समंदर का राजा बना दिया। हाजी मस्तान, एक नाम जो अब कहानी बन चुका है, लेकिन वो कहानी कोई काल्पनिक नहीं थी, वो हकीकत थी, सच्ची, खुरदुरी और दिल को छू लेने वाली। वो बच्चा जो 1935 में तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था, जिसकी मां ने उसके पांव में कभी जूते नहीं देखे, जिसकी झोली में स्कूल की किताबें नहीं, भूख के सवाल थे। सिर्फ 8 साल की उम्र में वो अपने अब्बा के साथ मुंबई चला आया, यहां जहां सपनों की कीमत खून से चुकानी पड़ती थी। दिन में पंचर बनाता था, रात में बोरी ढोता था। एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक आग थी। वो आग जो जलती थी कुछ बनने की, कुछ कर गुजरने की। वक्त ने उसे तोड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे वो बंदरगाह के धंधे में आया। पहले छोटा मोटा काम, फिर बड़ा खेल। समंदर के रास्ते सोना, चांदी, रेडियो, टीवी, जो देश में बैन था वो सब वो ले आता। लेकिन एक लाइन खींच ली थी उसने, ड्रग्स नहीं, शराब नहीं, हथियार नहीं, इंसानियत को छूने वाला कोई धंधा नहीं करेगा। उसका अपना तरीका था, तहजीब वाला क्राइम। सूट बूट पहनकर चलता था, गाड़ी रोल्स रॉयस होती थी, सिगार हमेशा उंगलियों में और नजरें समंदर की लहरों पर। उसका बंगला मालाबार हिल पर था, आलीशान जैसे किसी नवाब का महल। वहीं बैठकर वो शहर की नब्ज पकड़ लेता था। यहां से जो जहाज जाता है उसमें क्या है मुझे पता होता है। वो अकड़कर नहीं कहता था, बस मुस्कुराकर इतना बोलता और सामने वाला समझ जाता कि खेल खत्म। बॉलीवुड उसके दरवाजे पर खड़ा था, बड़े बड़े फिल्म स्टार उसके मेहमान थे और नेता, वो तो उसके साथ बैठकर चाय पीते थे। उसकी स्टाइल इतनी लाजवाब थी कि दीवार में अमिताभ बच्चन और वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में अजय देवगन का किरदार उसी से प्रेरित था। लेकिन इसके पीछे जो दर्द छिपा था वो बहुत गहरा था। उसने अपने बचपन को मिटते देखा था, मां की आंखों में खाली थाली का इंतजार देखा था। इसलिए उसने कसम खाई थी, भूखे को रोटी देगा, जरूरतमंद को मदद देगा, लेकिन जुल्म नहीं करेगा। वो डॉन था, लेकिन उसके पास इज्जत थी। वो तस्कर था, लेकिन शराफत उसकी पहचान थी। उसने कभी अपने हाथों से खून नहीं बहाया, लेकिन उसका नाम सुनते ही खून जम जाता था। हाजी मस्तान, वो नाम जो आज भी मुंबई की गलियों में फुसफुसाहट बनकर गूंजता है, क्योंकि उसने डर से नहीं, अपने उसूलों से राज किया था। और जब कोई पूछता है मुंबई अंडरवर्ल्ड की शुरुआत कहां से हुई, तो जवाब एक ही होता है, जहां से हाजी मस्तान खड़ा हुआ था। दिल से निकली थी उसकी कहानी और सीधी जाकर दिल में उतर गई, क्योंकि वो डॉन था, लेकिन इंसान पहले था। बचपन में जब किसी बच्चे से पूछा जाता है कि बड़ा होकर क्या बनना है, तो कोई कहता है डॉक्टर, कोई इंजीनियर। लेकिन मस्तान हैदर मिर्जा ने बचपन में शायद कभी ख्वाब देखना ही नहीं सीखा था। वजह, वो पैदा ही ऐसी गरीबी में हुआ था जहां सपनों की जगह पेट भरने की चिंता सबसे बड़ी चीज होती है। 1 मार्च 1926 को तमिलनाडु के कड़लोर जिले के एक छोटे से गांव में उसका जन्म हुआ। उसका परिवार गरीब किसानों में से था। घर में जमीन तो थी, लेकिन इतनी कम कि उस पर खून पसीना बहाने के बाद भी 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं होती थी। हालात ऐसे थे कि कई बार रात को भूखे पेट सोना पड़ता था। यह सब देखकर उसके अब्बा ने फैसला किया कि अब गांव में रहकर कुछ नहीं होगा। 1934 में जब मस्तान सिर्फ 8 साल का था, तब उसके पिता उसे लेकर बॉम्बे आ गए, वो शहर जिसे लोग सपनों का शहर कहते हैं। लेकिन मस्तान के लिए वो शहर बस एक और लड़ाई लेकर आया था। बॉम्बे आकर उसके अब्बा ने कई छोटे मोटे काम किए, लेकिन कुछ खास कमाई नहीं हुई। फिर उन्होंने क्रॉफर्ड मार्केट में
एक छोटी सी साइकिल रिपेयरिंग की दुकान खोल ली। मस्तान भी उसी दुकान पर बैठने लगा। कई बार लोग सोचते हैं कि बच्चा पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करेगा, लेकिन मस्तान की किस्मत में स्कूल की पढ़ाई नहीं थी। उसके हिस्से में तो टायर की हवा भरना, चेन कसना और ग्राहकों की डांट सुनना ही आया। लेकिन उस दुकान के पीछे की बिल्डिंग्स कुछ और ही कहानी कहती थी। ऊंची ऊंची इमारतें और उनमें रहने वाले लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते जाते थे। मस्तान हर बार उनको देखता और मन ही मन सोचता, एक दिन मेरे पास भी ऐसी गाड़ी होगी और वो बिल्डिंग, हाँ, उसमें भी मेरा एक फ्लैट जरूर होगा। वो सपने देखता तो था, लेकिन फिर सामने दुकान की हकीकत उसे ठंडी सांस लेने पर मजबूर कर देती। 10 साल ऐसे ही बीत गए। रोज वही दुकान, वही पसीना, वही हालात। पैसे इतने नहीं होते थे कि खुद की जरूरतें पूरी कर सके, ऊपर से गांव में रहने वाले परिवार को भी मदद भेजनी पड़ती थी। देश तब अंग्रेजों के कब्जे में था, लेकिन आजादी की चिंगारी अब लपट बनने लगी थी। बॉम्बे के रास्तों पर भी कुछ नया पक रहा था। लोग गांव देहात से इस शहर की तरफ दौड़ रहे थे, रोजगार की तलाश में, रोटी की आस में। बॉम्बे बदल रहा था, देश बदल रहा था, पर मस्तान की जिंदगी वहीं अटकी थी, साइकिल की दुकान पर जंग लगी चेन की तरह। मगर इन सालों में उसने कुछ अच्छे दोस्त बना लिए थे, वो दोस्त जो अब उसकी जिंदगी की दिशा बदलने वाले थे। एक दिन उसके दोस्त ने कहा, अबे मस्तान, तू कब तक इस दुकान पर बैठेगा? चल हमारे साथ पोर्ट पर, वहां कोली बन जा, अच्छी कमाई है। मस्तान ने पहले तो मना कर दिया, बोला, अबे छोड़ यार, मैं क्या बंदरगाह पे बोरे उठाऊंगा? मगर दोस्त ने फिर कहा, सोच ले, यहां कुछ नहीं बदलेगा, वहां कम से कम जेब में पैसा तो आएगा। थोड़े सोच विचार के बाद मस्तान तैयार हो गया। उसके बाद शुरू हुआ एक नया सफर। मस्तान बॉम्बे डॉक्स पर कोली बन गया, यानी वो आदमी जो बंदरगाह पर जहाजों से सामान उतारने और चढ़ाने का काम करता है। काम भारी था, बदन थक जाता था, लेकिन वहां पैसा भी अच्छा था और नए लोग भी मिले। धीरे धीरे उसे वहां काम करने में मजा आने लगा, लेकिन जहां पैसे हैं वहां डर भी होता है। उस वक्त वहां एक गुंडा राज करता था, नाम था शेर खान पठान। वो कोलियों से जबरन हफ्ता वसूलता था और अगर कोई मना कर दे तो उसके गुंडे उसे बीच बाजार में पीटते थे। हर किसी को डर था उससे, लेकिन मस्तान अलग मिट्टी का बना था। एक दिन शेर खान के गुंडे उसके एक साथी को पीट रहे थे। मस्तान ने देखा तो उसका खून खौल उठा। उसने पास खड़े दोस्त से कहा, अबे ये आदमी खुद को क्या समझता है, हर हफ्ते पैसे दो वरना मार खाओ। दोस्त बोला, मस्तान चुप रह, वो शेर खान है, उसके सामने कोई नहीं बोलता। मस्तान की आंखों में एक अलग ही रोशनी थी। उसने कहा, तो फिर आज से एक बंदा ऐसा होगा जो बोलेगा। और वहीं से मस्तान की कहानी एक मोड़ लेती है। अब वो सिर्फ एक मेहनतकश लड़का नहीं था, अब वो बनने वाला था बॉम्बे के अंडरवर्ल्ड का वो नाम, जो आने वाले वक्त में सिर्फ पैसे से नहीं, इज्जत और उसूलों से राज करेगा। ये कहानी है एक गरीब किसान के बेटे की, जिसने तकलीफों से लड़ते लड़ते वक्त को मोड़ना सीख लिया, जिसने बॉम्बे की गलियों से चलकर समंदर की लहरों पर अपना नाम लिख दिया, जिसने कभी किसी से जुल्म नहीं किया, लेकिन कभी जुल्म सहा भी नहीं, और जिसने शेर खान को नहीं, किस्मत को हरा दिया, क्योंकि वो मस्तान था, हाजी मस्तान। अगली बार जब शेर खान अपने गुंडों के साथ हफ्ता वसूलने आया तो उसे झटका लगा। उसकी तय की हुई लाइन के 10 कुली नदारत थे। उसने आसपास देखा, कुछ समझने की कोशिश की, तभी पीछे से मस्तान की आवाज आई, शेर खान, आज तेरा खेल खत्म। इतना सुनते ही मस्तान अपने 10 साथियों के साथ सामने आ गया। कोई डंडा लिए था, कोई लोहे की छड़। अगले कुछ ही पलों में मस्तान और उसके लोगों ने शेर खान और उसके गुंडों की वो धुनाई की कि सबकी हालत खराब हो गई। शेर खान जैसे तैसे जान बचाकर वहां से भागा और कसम खा ली कि अब कुलियों के इलाके में कभी कदम नहीं रखेगा। उस दिन के बाद मस्तान सिर्फ एक कुली नहीं रहा, अब वो सबका लीडर बन चुका था। उसके नाम का असर ऐसा था कि बॉम्बे के डॉक्स पर अब उसका सिक्का चलने लगा। एक दिन जब मस्तान आराम से चाय पी रहा था, उसके दोस्त ने कहा, मस्तान भाई, एक काम है, थोड़ा रिस्क है, लेकिन पैसे इतने मिलेंगे कि गरीबी दोबारा मुंह नहीं दिखाएगी। मस्तान ने सिर झुकाकर पूछा, कैसा काम? स्मगलिंग। दोस्त ने फुसफुसाते हुए जवाब दिया। फिर उसने समझाया, फॉरेन से जो सामान आता है ना, गोल्ड, घड़ियां, रेडियो, कैमरे, इन सब पर सरकार टैक्स इतना वसूलती है कि लोग इन्हें चोरी छुपे मंगवाते हैं। तुझे बस इतना करना है कि ये सामान कपड़ों में छुपाकर बाहर निकाल दे, बदले में हिस्सा मिलेगा। मस्तान कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, चल
ये भी देख लेते हैं। बस फिर क्या था, मस्तान ने धीरे धीरे अपना नेटवर्क बढ़ाना शुरू किया। वो उन लोगों से मिलने लगा जो हज करके सऊदी अरब से लौटते थे और अपने साथ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स या गोल्ड के बिस्किट छुपा कर लाते थे। मस्तान उन्हें सुरक्षित पोर्ट से बाहर निकालने में मदद करता और उसका हिस्सा अलग। यहीं से उसके दिन बदलने शुरू हुए। कुछ ही समय बाद एक दिन उसकी मुलाकात हुई शेख मोहम्मद अल गालिब से, जो सऊदी अरब का एक नामी स्मगलर था। वो अरब से सस्ता गोल्ड खरीदता और भारत में ऊंचे दामों पर बेचता, लेकिन उसे भारत में भरोसेमंद आदमी चाहिए था और उसकी ये तलाश मस्तान पर आकर खत्म हुई। गालिब ने मस्तान से कहा, अगर तू मेरा माल सही सलामत निकाल दे तो दोनों की किस्मत बदल जाएगी। मस्तान ने आंखों में आत्मविश्वास भरकर जवाब दिया, आपका माल अब मेरा जिम्मा है। और मस्तान ने किया भी वैसा ही। 2 बार लगातार उसने शेख का कीमती कंसाइनमेंट इतनी सफाई से पोर्ट से बाहर निकाला कि कस्टम अफसरों को भनक तक नहीं लगी। अब मस्तान पर सिर्फ डॉक वालों या कुलियों का नहीं, इंटरनेशनल स्मगलर्स का भी भरोसा बनने लगा था। हाजी मस्तान अब सिर्फ सामान निकालने वाला नहीं रहा था, वो अब हिस्सेदार बनने की ओर बढ़ रहा था। मोहम्मद अल गालिब ने मस्तान को हर कंसाइनमेंट से 10% का हिस्सा देना शुरू कर दिया। काम चलता गया और दोनों का पैसा बढ़ता गया। इसी बीच मस्तान ने गालिब से स्मगलिंग की बारीकियां भी सीख लीं। किस अफसर को कितना देना है, किस वक्त माल निकालना है और कहां गलती नहीं होनी चाहिए। सब कुछ एकदम प्लान के मुताबिक चल रहा था। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जिसने दोनों की जिंदगी हिला दी। गालिब सऊदी से एक बड़ा कंसाइनमेंट लेकर बॉम्बे के बंदरगाह पहुंचा। कुछ ही माल मस्तान को हैंडओवर कर पाया था कि तभी चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया। सायरन, गाड़ियों की चिल्लपों और अफसरों के बूटों की धमक से माहौल दहल गया। लेकिन मस्तान तेज था, बहुत तेज। वो वहां से शेख का सारा सोना लेकर गायब हो गया। गालिब पकड़ा गया, कोर्ट में पेशी हुई और उसे स्मगलिंग के आरोप में 3 साल की सजा मिल गई। 3 साल बीते। जब शेख मोहम्मद अल गालिब जेल से बाहर आया तो उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। सोचा था मस्तान से मिलेगा, शायद कोई बहाना बनाएगा या कह देगा कि सोना पुलिस ने जब्त कर लिया। लेकिन हुआ कुछ और ही। हाजी मस्तान ने वही पुराना बॉक्स जिसका तस उसके सामने रख दिया। गालिब की आंखें फटी की फटी रह गईं। इतना कीमती सोना, 3 साल लंबा वक्त, और फिर भी कोई उसे हाथ तक न लगाए। यह उस दौर में मुमकिन नहीं था। शेख ने हैरानी से पूछा, तुमने इसे बेचकर अपने लिए कुछ क्यों नहीं रखा? मस्तान मुस्कुराया और बोला, अब्बू कहते थे ईमान सबसे बड़ी दौलत है और ऊपर वाला सब देखता है। शेख मोहम्मद अल गालिब उस दिन मस्तान के आगे खामोश हो गया और फिर उसी खामोशी में उसने एक बड़ा फैसला ले लिया। उसने सोने का आधा हिस्सा मस्तान को दे दिया और कहा, आज से तू मेरा पार्टनर है, 50% का हकदार। बस यहीं से हाजी मस्तान की असली शुरुआत हुई। कभी पंचर बनाने वाला लड़का, कभी कुल्ली के तौर पर बोरी उठाने वाला नौजवान, अब बॉम्बे के अंडरवर्ल्ड में उभरता एक नया सूरज बन गया था। मस्तान का तरीका बाकियों से अलग था। वो ना तो गुस्से में गोली चलाता था, ना धमकी देता था। वो प्यार से बात करता था और अगर जुबान दे देता तो मरते दम तक नहीं बदलता। उसके दुश्मन भी उसकी ईमानदारी के कायल थे। आज भी बॉम्बे की गलियों में एक कहावत सुनी जाती है, अगर मस्तान ने वादा किया है तो वो पूरा होकर रहेगा। बॉम्बे की अंडरवर्ल्ड की दुनिया में जहां बाकी गैंगस्टर्स लोगों में खौफ पैदा कर अपने रास्ते बनाते थे, वहीं हाजी मस्तान का तरीका बिल्कुल अलग था। वह बिना किसी आम आदमी को नुकसान पहुंचाए एक ऐसा सिस्टम खड़ा कर रहा था जो बाकी लोगों से बिल्कुल अलग था। उसकी एक छवि लोगों के बीच किसी रॉबिनहुड जैसी बनने लगी थी, क्योंकि वह सिर्फ अपना ही धंधा नहीं देखता था, बल्कि जरूरतमंदों की मदद भी करता था। चाहे किसी का इलाज कराना हो या किसी गरीब लड़की की शादी करवानी हो, मस्तान चुपचाप मदद कर दिया करता था। सन 1956 की बात है। हाजी मस्तान की मुलाकात दमन के कुख्यात डॉन सुकुर नारायण बखिया से हुई। बखिया अपने भाई राज नारायण के साथ मिलकर मुंबई से लेकर दमन तक स्मगलिंग का बड़ा नेटवर्क चलाता था, और जब मस्तान की उससे जान पहचान हुई तो उसने मौके की नजाकत को समझते हुए उनसे दोस्ती कर ली। इस दोस्ती का मस्तान ने पूरा फायदा भी उठाया। बखिया के जरिए उसने अपनी पकड़ और भी मजबूत कर ली। सिस्टम कुछ यूं बना था कि दुबई से जो तस्करी का सामान आता वो दमन में उतरता था और अदन से आने वाला माल सीधे मुंबई पोर्ट पर।
सामान बखिया ब्रदर्स का होता था, लेकिन उसकी निगरानी अब मस्तान करता था। इसीलिए बहुत से लोग उसे बखिया का शागिर्द मानने लगे थे। लेकिन मस्तान सिर्फ शागिर्द नहीं था, वक्त के साथ वो खुद बखिया के बराबर का पार्टनर बन गया। कुछ ही सालों में एक बड़ा हादसा हुआ। राजनारायण बखिया की मौत हो गई। भाई की मौत के बाद सुकुर नारायण अकेला पड़ गया। इतने बड़े स्मगलिंग ऑपरेशन को अकेले संभालना उसके लिए आसान नहीं था। मजबूरन उसे मस्तान की बराबरी में लाना पड़ा। उसने एक बड़ा फैसला लिया, दमन का बंदरगाह वो खुद हैंडल करेगा और मुंबई पोर्ट अब हाजी मस्तान के हवाले कर दिया गया। अब हाजी मस्तान के पास सिर्फ तस्करी नहीं, पूरा मुंबई पोर्ट था और इसी के साथ उसका रसूख पहले से कई गुना बढ़ गया। उसी वक्त बॉम्बे में दो और नाम बहुत तेजी से उभर रहे थे। एक था वरदराजन मुदलियार, जिसे लोग वर्धा भाई कहते थे, और दूसरा था पठानों का सरदार करीम लाला। हाजी मस्तान जानता था कि बॉम्बे जैसे शहर में अगर उसे वाकई बादशाह बनना है तो सिर्फ पैसे से बात नहीं बनेगी, इसके लिए मसल पावर भी चाहिए। लेकिन गोली चलाकर नहीं, समझदारी से। उसे यह भी समझ आ गया था कि लड़ाई में समय बर्बाद करने के बजाय अगर वो इन दोनों से हाथ मिला ले तो पूरा शहर उसके कदमों में होगा। और यहीं से उसकी सोच दिखती है। वो असली गैंगस्टर कम और डिप्लोमेट ज्यादा था। वरदराजन भी मस्तान की तरह तमिलनाडु से ही ताल्लुक रखता था। इस वजह से दोनों के बीच एक अलग ही जुड़ाव था। उनकी पहली मुलाकात भी काफी दिलचस्प रही। एक बार की बात है, पुलिस ने वरदराजन को कस्टम डॉक एरिया से एंटीना चुराने के आरोप में पकड़ लिया था। हाजी मस्तान को जब यह पता चला तो उसने अपने सोर्सेज लगाकर वरदराजन को छुड़वाया। वर्धा भाई ने जेल से बाहर आते ही हाजी मस्तान से कहा, तुमने मेरे लिए जो किया है वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। तमिलनाडु वाले भाई को तमिलनाडु वाले भाई ने ही बचाया है। उस दिन के बाद से दोनों के बीच सिर्फ साझेदारी नहीं बल्कि गहरी दोस्ती भी बन गई। इधर मस्तान ने करीम लाला से भी बातचीत शुरू की। लाला पहले पठानों का सरदार था और अपने लोगों में उसका बहुत दबदबा था। लेकिन जब मस्तान ने उससे मिलने के बाद कहा, बंबई बड़ा शहर है, लड़ाई से कुछ नहीं मिलेगा, क्यों ना मिलकर चलें, तो लाला भी मुस्कुरा उठा और बोला, तू बात सही करता है मस्तान, गोली से नहीं इज्जत से राज होता है। इस तरह तीनों की तिकड़ी बन गई, करीम लाला, वर्धा भाई और हाजी मस्तान। अब बॉम्बे की सड़कों पर उनका सिक्का चलता था। एक दौर ऐसा आया जब ये तीनों मिलकर शहर की कई बड़ी डील्स डिसाइड किया करते थे। और मस्तान, वो हर मीटिंग में सबसे शांत लेकिन सबसे असरदार आदमी होता था। उसका उसूल साफ था, काम करो, नाम भी मिलेगा और इज्जत भी, लेकिन किसी बेगुनाह की जिंदगी खराब मत करो। आज भी लोग कहते हैं बॉम्बे का असली बादशाह वो नहीं था जो सबसे ज्यादा गोली चलाता था, बल्कि वो था जो सबसे कम बोलता था, लेकिन जब बोलता था पूरा शहर सुनता था। पुलिस कस्टडी में वरदराजन से जबरदस्त पूछताछ चल रही थी। सिगरेट का धुआं, गर्मी से चिपचिपाते हुए कपड़े और अफसरों की गालियां, लेकिन वरदराजन चुप था, एकदम खामोश। न उसने चोरी का सामान बताया, न किसी का नाम लिया। उसी वक्त थाने के अंदर एक शख्स दाखिल हुआ। सफेद शर्ट, काली पैंट, बालों में सलीके से कंघा और उंगलियों के बीच में 555 ब्रांड की सिगरेट दबाए। उसकी एंट्री होते ही वहां मौजूद सिपाही एक दूसरे को देखकर साइड हो गए। कोई कुछ नहीं बोला। यह आदमी था हाजी मस्तान। मस्तान सीधा वरदराजन की तरफ बढ़ा, उसके पास झुका और धीरे से तमिल में फुसफुसाया, वक्कम थलाइवर, मतलब नमस्ते चीफ। वर्धा चौंक गया। हाजी मस्तान को सामने देखकर कुछ पल को तो वो हैरान रह गया। मस्तान ने कहा, देखो भाई, पुलिस को वो एंटीना वापस कर दो, मैं वादा करता हूं तुम उससे कहीं ज्यादा पैसा कमाओगे। वर्धा ने उसकी आंखों में झांककर पूछा, कैसे? मस्तान मुस्कुराया और बोला, मेरे गोल्ड के धंधे में पार्टनर बन जाओ। वर्धा थोड़ा सा सोच में पड़ा, फिर बोला, और तुम्हें इससे क्या मिलेगा? मस्तान ने जवाब दिया, तुम्हारी मसल पावर, ताकि मेरा काम बिना किसी डर के चले। बस वहीं से दोनों के बीच एक अंडरवर्ल्ड पार्टनरशिप शुरू हो गई, जो दोस्ती में भी थी और फायदे में भी। इसके बाद मस्तान ने वरदराजन की मुलाकात करीम लाला से करवाई। तीनों ने एक ऐसा सिस्टम खड़ा किया जिसमें बॉम्बे का हर कोना बंट गया। साउथ एंड वेस्ट बॉम्बे मस्तान के अंडर था, सेंट्रल बॉम्बे वरदराजन और करीम लाला के कंट्रोल में। तीनों का यह अंडरवर्ल्ड गठबंधन ऐसा था कि सालों तक कोई हिला नहीं पाया। फिर जब वरदराजन की मौत हुई तो मस्तान ने एक प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन हायर किया ताकि उसका अंतिम संस्कार मुंबई में सम्मान के साथ हो सके। जहां मस्तान गोल्ड दुबई से इंडिया ला रहा था, वहीं भारत से वो चांदी फॉरेन में स्मगल करता था।
उसकी चांदी इतनी फाइन क्वालिटी की होती थी कि लोग उसे मस्तान की चांदी कहने लगे थे। उसने इसी तस्करी के धंधे से करोड़ों की कमाई की, लेकिन खास बात यह कि कभी अपने हाथों से किसी का खून नहीं किया, और यही उसे बाकियों से अलग बनाता था। आज जिसके पास खुद की साइकिल नहीं थी, वो अब इतनी गाड़ियों का मालिक था कि खुद भूल जाता कौन सी कब ली थी। वो मालाबार हिल के अपने बंगले की बालकनी में बैठता, सिगार पीता और समंदर की तरफ देखता जैसे पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में हो। हर रोज उसके बंगले के बाहर जरूरतमंदों की लाइन लगती थी और मस्तान हर किसी की मदद करता। लोग कहते थे, हाजी मस्तान गुंडा है मगर दिल का शरीफ है। साल 2010 में जब वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई नाम की फिल्म आई तो अजय देवगन का किरदार असल में इसी हाजी मस्तान से इंस्पायर्ड था। अपने करियर के पीक पर मस्तान ने मद्रास की एक लड़की साहबी से शादी कर ली। 3 बेटियां हुई। अपना खून का बेटा नहीं था तो एक लड़के को गोद लिया, नाम रखा सुंदर शेखर। स्मगलिंग से आगे बढ़ते हुए मस्तान ने रियल एस्टेट में भी पैर जमाने शुरू कर दिए, लेकिन इस बिजनेस में उसका टकराव हुआ यूसुफ पटेल से, जो कभी उसका पार्टनर हुआ करता था। रिश्ते इतने बिगड़े कि मस्तान ने उसे खत्म करवाने का प्लान बना लिया। खुद तो मस्तान ने कभी हथियार नहीं उठाया, तो ये काम उसने सौंपा करीम लाला को। करीम लाला ने 2 शूटर भेजे। एक दिन रोड पर चलते हुए उन दोनों ने यूसुफ पटेल पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। 2 गोली सीधे बाजू में लगी। इससे पहले कि यूसुफ की जान जाती, उसका बॉडीगार्ड ढाल बनकर सामने आ गया और अपनी जान देकर यूसुफ पटेल को बचा लिया। जब मस्तान को यह पता चला कि यूसुफ जिंदा है तो वो खुद उससे मिलने पहुंचा। सामने खड़ा होकर बोला, जिसे खुदा जिंदा रखना चाहे उसे मैं क्या मारूंगा। और इस एक लाइन ने 2 दुश्मनों को फिर से दोस्त बना दिया। उधर बॉम्बे की गलियों में मस्तान का नाम ही काफी था और इधर फिल्म इंडस्ट्री अपनी जवानी की दहलीज पर थी। सिनेमा हॉल्स हाउसफुल जा रहे थे, नए स्टार्स चमक रहे थे और रुपहले पर्दे पर एक अलग ही जादू छाया हुआ था। मस्तान, जो खुद अंदाज का बादशाह था, सिनेमा के इस जादू से खुद को दूर नहीं रख सका। वो अंडरवर्ल्ड का वो खिलाड़ी बन चुका था जिसके एक इशारे पर पूरा शहर हिल जाता था। इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, राज कपूर, धर्मेंद्र और फिरोज खान सब उसके स्टाइल और पावर से प्रभावित थे। बाद में जब सलीम जावेद की जोड़ी ने दीवार फिल्म लिखी तो विजय का किरदार काफी हद तक मस्तान से इंस्पायर था। यहां तक कि अमिताभ बच्चन भी अपने रोल में जान डालने के लिए सलीम जावेद के साथ कई बार मस्तान से मिलने उसके बंगले जाया करते थे। मस्तान को गौर से देखते, उसकी चाल, उसकी बोलचाल, उसकी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ नोट करते। लेकिन मस्तान की कहानी सिर्फ क्राइम और पावर की नहीं थी। उसकी जिंदगी में एक कोना इश्क के लिए भी था। एक बार उसकी मुलाकात मधुबाला से हुई और पहली नजर में ही दिल दे बैठा। एक गैंगस्टर होकर भी वो उसकी मासूम मुस्कान के आगे पिघल गया। काफी दिन तक वो अपने जज्बात छुपाता रहा, फिर धीरे धीरे दोस्ती की डोर मजबूत की। एक दिन उसने अपने एक भरोसेमंद आदमी से मधुबाला तक अपने दिल की बात पहुंचाई। लेकिन अफसोस, मधुबाला के दिल में मस्तान के लिए कोई खास जगह नहीं थी। रिश्ता बनने से पहले ही खत्म हो गया। पर मस्तान ने हार नहीं मानी। कुछ वक्त बाद उसकी मुलाकात वीणा शर्मा उर्फ सोना से हुई, जो शक्ल से मधुबाला की हमशक्ल थी और एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस भी। मस्तान ने उससे निकाह कर लिया और ठान लिया कि उसे सुपरस्टार बनाकर ही रहेगा। उसने पैसा पानी की तरह बहाया, फिल्में बनवाई, रोल दिलवाए, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। सोना को कभी भी वो स्टारडम नहीं मिल पाया जो मस्तान ने उसके लिए सोचा था। शायद मोहब्बत में मिली ये हार मस्तान की सबसे बड़ी शिकस्त थी। साल दर साल बीते और मस्तान का नेटवर्क और भी मजबूत होता गया। सिर्फ स्मगलिंग ही नहीं, बल्कि पॉलिटिक्स में भी उसकी पैठ गहरी होती चली गई। बड़े बड़े नेता, अफसर और बिजनेस टाइकून उससे जुड़े रहते थे। उन्हीं दिनों उसकी जान पहचान संजय गांधी से भी हो गई थी। एक बार संजय गांधी की दोस्त और अभिनेत्री अमृता सिंह की मां रुखसाना सुल्ताना मुंबई आई। उन्हें एक इंटरनेशनल ब्रांड का साबुन कैमी बेहद पसंद था, लेकिन उस समय वो भारत में मिलना बंद हो गया था। जब वो मायूस होकर वापस जाने लगी तो जैसे ही अपनी कार के पास पहुंची, हैरान रह गईं। कार की पिछली सीट पर कैमी साबुन के ढेर लगे हुए थे। बगल में खड़ा एक शख्स सफेद कुर्ता पायजामा, गोल्डन घड़ी और आंखों में गजब का इत्मीनान लिए मुस्कुरा रहा था। उसने शराफत से झुककर सलाम किया और कहा, मुझे हाजी मस्तान कहते हैं।
ये था उसका स्टाइल, बोलने से ज्यादा करने में यकीन। सिस्टम पर उसकी पकड़ ऐसी थी कि सालों तक कोई उसे गिरफ्तार नहीं कर पाया। कस्टम और पुलिस के कई अफसरों को वो कीमती गिफ्ट्स देता रहता था, और जो अफसर उसे ना कहता उसकी पोस्टिंग ही बदल जाती। 1974 की बात है। एक ईमानदार कस्टम ऑफिसर ने मस्तान की डील ठुकरा दी। उल्टा उसकी स्मगलिंग पर लगातार छापे मारने लगा। हर बार जब मस्तान का माल पोर्ट पर आता, वो ऑफिसर रेड डालता, और अगर कभी माल हाथ न भी लगता तो वो मस्तान के इलाकों में घुसकर सामान बरामद कर लेता। इस वजह से मस्तान को बड़ा घाटा होने लगा, और फिर उसने अपना आखिरी पत्ता चला अपनी पॉलिटिकल पहुंच का इस्तेमाल कर उस अफसर का ट्रांसफर करवा दिया। इस तरह मस्तान अपने उसूलों और रिश्तों के दम पर चलता रहा, दोस्ती में वफादार, मोहब्बत में दीवाना और दुश्मनी में खतरनाक। मुंबई एयरपोर्ट पर भीड़भाड़ के बीच वो अफसर अपनी फ्लाइट पकड़ने ही वाला था कि तभी सफेद कुर्ते पायजामे में एक शख्स वहां आ धमका। आंखों में जीत की चमक, चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान और चाल में बेमिसाल ठाठ। वो और कोई नहीं, खुद हाजी मस्तान था। बिना किसी झिझक के सीधा उस अफसर के पास आया और हल्की मुस्कान के साथ बोला, ऑल द बेस्ट। अंग्रेजी का ये छोटा सा वाक्य उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन अफसर को चिढ़ाने की गरज में उसने मेहनत करके इसे रट लिया था। उसी साल मस्तान की महाराष्ट्र के एक दबंग मंत्री से जबरदस्त टकराव हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि मंत्री जी सीधे दिल्ली जा पहुंचे और धरने पर बैठ गए। मीडिया के कैमरे के सामने उन्होंने खुलकर ऐलान कर दिया, हाजी मस्तान की गिरफ्तारी अब होकर रहेगी, चाहे जो हो। अब सरकार के पास भी और कोई चारा नहीं बचा था। मुंबई पुलिस ने मस्तान को अरेस्ट तो कर लिया, लेकिन जेल भेजने की बजाय उसे कोल्हापुर के एक शाही गेस्ट हाउस में रखा गया। वो जगह किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं थी। हर वो आराम, हर वो सुविधा जिसकी मस्तान को आदत थी। फिर आया साल 1975, जब पूरे देश में भूचाल आ गया। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। जहां एक तरफ विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा था, वहीं हाजी मस्तान को कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट यानी कोफेपोसा के तहत पकड़ लिया गया। इस बार मस्तान को असली जेल की हवा खानी पड़ी। कहते हैं उसने इंदिरा गांधी को अपनी रिहाई के बदले मोटी रकम देने की पेशकश भी की थी, लेकिन किसी ने उसकी बात को तवज्जो नहीं दी। 18 महीनों तक उसे जेल में रहना पड़ा। इसी जेल में मस्तान की मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिसने उसकी सोच को झकझोर दिया, जयप्रकाश नारायण। लोग उन्हें प्यार से जेपी कहते थे। उनके पास ना दौलत थी, ना सत्ता की भूख, लेकिन फिर भी उनके एक इशारे पर हजारों लोग जान देने को तैयार रहते थे। हर किसी इंसान की शख्सियत के सामने खुद को छोटा महसूस कर रहा था। उसने जेपी से खुलकर बात की और जेपी ने उसे साफ कहा, तुम्हारे पास अब भी मौका है इस जुर्म की दुनिया से निकलकर एक आम इंसान की तरह जिंदगी जीने का। यह बात मस्तान के दिल में घर कर गई। रिहा होते ही उसने तय कर लिया कि अब तस्करी से कोई नाता नहीं रखेगा। इमरजेंसी के वक्त मस्तान ने कई विपक्षी नेताओं को पुलिस से बचाने और छुपाने में मदद की थी। शायद यही वजह थी कि जब देश में जनता पार्टी की सरकार आई तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। जेल से निकलने के बाद उसने सबसे पहले हज की यात्रा की और वापस लौटकर राजनीति में उतरने का फैसला किया। उसने महाराष्ट्र के एक दलित नेता जोगेंद्र कावड़े के साथ मिलकर दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ नाम की पार्टी बनाई। उसका सपना था मुस्लिम और दलितों को साथ लाकर राजनीति में एक बड़ी ताकत बनाना। साल 1984 में उसने चुनाव भी लड़ा, लेकिन नतीजा बेहद निराशाजनक रहा। ना वो खुद जीत सका, ना उसकी पार्टी का कोई भी उम्मीदवार। फिर 1990 में उसने पार्टी का नाम बदलकर दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यक और सुरक्षा महासंघ रख दिया। इस बार प्रचार में बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार भी उसके लिए प्रचार करने उतरे, लेकिन किस्मत शायद अब उसका साथ छोड़ चुकी थी। जो हाजी मस्तान कभी अंडरवर्ल्ड का बादशाह हुआ करता था, वो राजनीति में बुरी तरह हार गया। उसे कभी भी चुनाव में जीत का स्वाद चखने को नहीं मिला, लेकिन उसका असर कहीं ना कहीं दिखा। ऐसा माना जाता है कि उसने ही चुनावों में भारी पैसा बहाने की शुरुआत की थी और फिर यही चलन बन गया। उस दौर में हाजी मस्तान जिस महिला पर सबसे ज्यादा भरोसा करता था, वो थी जेनाबाई दारूवाली। वह उसे बहन मानता था और हर मुश्किल में उसकी सलाह लिया करता था। 1980 में एक दिन मस्तान ने अपनी कार भेजकर जेनाबाई को अपने घर बुलाया। परेशान दिख रहा था। बोला,
बेलासिस रोड पर मेरी एक प्रॉपर्टी है। गुजरात के चिलिया लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया है। मैंने करीम को कहा कि वो अपने लड़कों को भेजे, लेकिन उल्टा वो लोग ही बुरी तरह जख्मी होकर लौटे हैं। अब तू ही बता क्या करूं? मस्तान की आवाज में वो ताकत नहीं थी जो कभी होती थी। उसकी जुबान पर अब हिंसा की जगह मायूसी का साया था। वक्त बदल रहा था और मस्तान भी। पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद जेनाबाई ने एक कलम और कागज मंगवाया। फिर बड़ी ही चतुराई से कागज पर एक लंबी लकीर खींचकर मस्तान से पूछा, क्या तुम इस लकीर को बिना छुए छोटा कर सकते हो? मस्तान ने थोड़े हैरानी से कहा, अरे जेनाबाई, मैं तुम्हें एक गंभीर मसले पर सलाह लेने बुलाया हूं और तुम मुझसे पहेलियां सुलझाने को कह रही हो? जेनाबाई ने हंसते हुए फिर से कलम उठाई और उस लकीर के ठीक बगल में एक और बड़ी लकीर खींच दी। फिर बड़ी मासूमियत से बोली, देखो, इस लकीर को बिना छुए ऐसे छोटा किया जा सकता है। उसने मस्तान को समझाते हुए कहा, तुम पठानों और दाऊद इब्राहिम के गैंग के बीच सुलह कराओ, उन्हें जोड़ दो। जब दोनों एक हो जाएंगे तो अपने अपने काम खुद संभाल लेंगे। मस्तान की आंखों में चमक लौट आई। उसे जेनाबाई की बात बिल्कुल सही लगी। उसने तुरंत फैसला लिया और अपने घर पर मुंबई के दोनों दुश्मन गैंग के मुखियाओं को बुला लिया। दोनों को कुरान पर हाथ रखवाकर वादा दिलाया कि वे अब आपस में खून खराबा बंद कर देंगे। फिर मस्तान ने दोनों से अपनी प्रॉपर्टी की समस्या बताई। उसके बाद पठानों और दाऊद के गुंडों ने मिलकर चिलिया लोगों को वहां से हटा दिया। फिर उसी जमीन पर मस्तान ने मस्तान टावर्स नाम की एक आलीशान बिल्डिंग बनवाई। यह मस्तान की खासियत थी, बिना किसी को गोली चलाए अपने दबदबे को कायम रखना। वह हमेशा बहुत से लोगों की मदद करता था। यही अंदाज बाद में कई गैंगस्टरों ने अपनाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी मस्तान जैसा रुतबा हासिल नहीं कर पाया। उस समय मुंबई में डी कंपनी का सरगना दाऊद इब्राहिम भी मस्तान के लिए काम करता था। मुंबई में अरुण गावली और छोटा राजन जैसे और भी नाम उभर रहे थे, लेकिन अंडरवर्ल्ड का असली ताजदारी सिर्फ दाऊद इब्राहिम को माना जाता था। मस्तान खुद दाऊद को अपना शागिर्द कहता था। मस्तान ने दाऊद को एक बार खास नसीहत दी थी, देख दाऊद, अपने काले धंधे का काम रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच ही निपटा लेना। तब लोग अपने घरों में होते हैं, इसलिए पुलिस बीच में नहीं टोक पाएगी। हाजी मस्तान ने अपनी पूरी जिंदगी इसी तरह बिना आम लोगों को नुकसान पहुंचाए अपना कारोबार चलाया। खास बात यह थी कि उसने कभी ड्रग्स, शराब या हथियारों की तस्करी में हाथ नहीं डाला था। उसका मकसद सिर्फ अपनी दुनिया में नाम कमाना और मजबूती से टिके रहना था। हाजी मस्तान की कहानी सिर्फ एक अंडरवर्ल्ड डॉन की नहीं थी, बल्कि एक ऐसे इंसान की थी जिसने अपनी दुनिया खुद बनाई, अपनी लड़ाई खुद लड़ी और उस लड़ाई में कई बार हार भी मानी। उसने जो रास्ता चुना वो आसान नहीं था, पर उसने कभी अपने उसूल नहीं छोड़े। मुंबई की चमक दमक के पीछे छुपे इस किरदार की जिंदगी में दर्द भी था, टूटन भी थी और एक ऐसा अकेलापन भी था जिसे शायद ही कोई समझ पाया हो। उसके जाते ही मुंबई ने अपनी एक कहानी खो दी, वो कहानी जो शहर की गलियों से लेकर उसकी शान और शौकत तक हर जगह गूंजती थी। आज जब हम उसकी बातें करते हैं तो बस एक नाम नहीं, एक एहसास जागता है, उस जज्बे का, उस जुनून का और उस इंसानियत का जो हाजी मस्तान के दिल में बसी थी। वो कभी वापस नहीं आएगा, पर उसकी यादें, उसकी जिंदादिली और उसकी जंग हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी। आखिरकार ये भी सच है कि चाहे दुनिया कितनी भी बेरहम हो, एक इंसान का असर उसकी मौत के बाद भी हमेशा अमिट रहता है। हाजी मस्तान की ये विरासत, उसके सपनों और उसके संघर्ष की गाथा हमें ये याद दिलाती है कि इंसान चाहे जितनी भी मुश्किलों से गुजरे, उसकी कहानी कभी खत्म नहीं होती, वो बस एक नई शुरुआत बन जाती है।